Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal. I welcome you all in this video lecture series. Subject is social science, and in this class we are continuing the second chapter of the history, socialism in Europe. सोशलिज्म के बारे में हम देख चुके थे, आज हमें इसी को थोड़ा आगे बढ़ाना है। आपके पास जो आज आपका पॉइंट है दैट इज़ द एडवोकेशन ऑफ सोशलिज्म। देखो, एडवोकेट करने का मतलब होता है कि आप जो भी आपका पॉइंट रखना चाहते हो उसके बारे में क्या क्या ओपिनियन आपके होते हैं और क्या क्या पॉइंट्स आप रखते हो। तो अगर हम बोलते हैं एडवोकेट्स ऑफ सोशलिज्म, दैट स्ट्रेट अवे मीन्स दैट वी आर इन द फेवर ऑफ सोशलिज्म, और आगे जितने भी हम पॉइंट देखेंगे सारे उसके फेवर में ही होंगे। सबसे ब्रॉड जो कॉन्सेप्ट आया इन द फेवर ऑफ सोशलिज्म वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेशन, या फिर आप उसको कॉरपोरेशन भी बोल सकते हो। अभी तक हमने देखा था कि जितनी भी वेल्थ थी, जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स थे, वो कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्ट के पास थे। अब लोगों का मानना था कि कैपिटलिस्ट जो लोग हैं उनको हटाकर हमें क्या करना चाहिए, मेंबर्स या फिर ग्रुप्स में कॉपरेशन करने चाहिए। कॉपरेशन क्या होता है? 4 या 5 या फिर और ज़्यादा लोगों का मिलकर जो ग्रुप बनाया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड कॉपरेशन। और यही लोगों का मानना था कि हमें क्या करना चाहिए, कॉपरेशन बनानी चाहिए लोगों के बीच में। इसी बीच एक आदमी होता है रॉबर्ट ओवेंस नाम से, 1771 से लेकर 1858 तक। बाय द वे, जो ब्रैकेट में ईयर्स गिवन होते हैं इनका मीनिंग होता है कि 77 में रॉबर्ट ओवेंस का बर्थ हुआ होगा और 58 में क्या होगा, इनका डेथ हुई होगी। तो ये इनका टाइम पीरियड रहा जितना टाइम ये अलाइव रहे। इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका नाम क्या रखा, न्यू हारमोनी इन इंडियाना, और इसका इन्होंने ऑफिस कहाँ पे रखा, यूएसए के अंदर। यूएसए दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर एक और डिमांड बनी कि जो गवर्नमेंट है इसको क्या करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए किसको, कोऑपरेटिव्स को। ठीक है। अब ये डिमांड क्यों उठी? क्योंकि लोगों का मानना था कि इंडिविजुअल कॉपरेशन कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कैपिटलिस्ट उसको आगे नहीं आने देंगे। इसलिए चाहते थे लोग कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल्स को सपोर्ट ना करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को या फिर कोऑपरेटिव जो कम्युनिटीज़ हैं इनको सपोर्ट करे। लुई ब्लैंक का मानना था कि इनको जो कैपिटलिस्ट है उनको हटा देना चाहिए, उनको रिप्लेस कर देना चाहिए किससे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। अब इसमें मेन रीज़न ये आता है जो कि कार्ल मार्क्स ने बताया था। कार्ल मार्क्स का बोलना ये था कि हमें जो इंडिविजुअल जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है इनको हटाना चाहिए, क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जो मेन प्रॉफिट होता है ये आपस में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन वर्कर्स तक कभी नहीं जाता ये बात। क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री चल रही है, मान लो उसका कोई ओनर है, सारा अगर प्रॉफिट वो ही रखने वाला है, तो क्या वो कभी वर्कर्स के बारे में सोचेगा? मेनली ऐसा नहीं होता है, वर्कर्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये हम बात कर रहे हैं 70s के टाइम की, मतलब 18th और 19th सेंचुरीज़ में। तो ये उस टाइम पर तो काफ़ी चीज़ें मेनली होती थी कि जो भी लोअर क्लास या फिर लोअर इनकम वाले लोग हैं उनको सप्रेस करके रखा जाता था। ठीक है, ये बोलना था कार्ल मार्क्स का। और इन्होंने किसकी डिमांड करी, द रिमूवल ऑफ रूल ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटलिज्म। तो मेन बात वही आ जाती है अटक कर कि हमें किसको हटाना है, जो कैपिटलिज्म है उसको हटाना है। लोगों का मानना था कि जो भी प्रॉफिट आता है, देखो अब बार बार हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझो कि जो भी फैक्ट्रीज चलती है, अब हमने लास्ट क्लास में बात करी थी सोशलिज्म की, जिसमें कहा गया था कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो एक सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि फैक्ट्रीज में ऑब्वियसली क्या चलेगा, रॉ मटेरियल ही लगेगा। जैसे कोल फैक्ट्रीज होती है, या फिर आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, कोल की वजह से होता है। सो कोल इज़ ए नेचुरल रिसोर्स और वो सभी का है, तो वो किसी एक आदमी का कैसे हो सकता है। ये किसका मानना था, दी सोशलिस्ट का। इनका कहना था कि जो प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट कैसा आएगा, अगर आप कोई गुड्स या फिर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो फैक्ट्री में, उसको सेल करोगे तो आएगा प्रॉफिट, एंड दैट शुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल दी मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉरपोरेशन, जो भी आप बोलो उसको, जो भी आप इसको चाहो वो बोल सकते हो। कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट था कि जो भी
कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, दैट विल बी दी नेचुरल सोसाइटी ऑफ दी फ्यूचर। ये किसका स्टेटमेंट है? कार्ल मार्क्स का। मेरा फोकस कार्ल मार्क्स पे इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और इसका आपको जो भी स्टेटमेंट है ये याद होना चाहिए, या फिर और याद ना भी हो तो मीनिंग कम से कम पता होना चाहिए ताकि हम स्टेटमेंट खुद से भी फॉर्म कर सकें। नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सोशल चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्री लगाना, मतलब फैक्ट्रीज का काफ़ी ज़्यादा लगना एक ही साथ। आपको पता ही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी मेनली कहाँ से हुई थी? यूरोप से, बिकॉज द यूरोपियन वॉज फर्स्ट टू डेवलप द इंडस्ट्रीज। मेनली अगर आप देखना चाहो जो इंग्लैंड का जो पार्ट होता है लंदन वाला, वहाँ पर इसका एपिसेंटर था। एपिसेंटर वो चीज़ जहाँ से ये चीज़ सबसे ज़्यादा निकली हो। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमने बात करी है तो ये वो टाइम होगा जहाँ पे काफ़ी सारे अर्बन सेंटर्स ओपन हुए। अर्बन सेंटर का मतलब वो शहरी जगह जहाँ पर फैक्ट्रीज को लगाया गया, काफ़ी सारी न्यू इंडस्ट्रीज इसमें लगाई गई, जिसमें रेलवे भी काफ़ी डेवलप हुआ। और इसी के साथ साथ में क्या आता है कि अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर इंडस्ट्रीज लगेगी तो लोगों को फैक्ट्रीज मिलेगी, फैक्ट्रीज मिलेगी तो काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो लोग कहाँ पर आएंगे? फैक्ट्रीज की तरफ। और फैक्ट्रीज ज़्यादातर कहाँ थी इस टाइम पर? सिटीज़ के अंदर। तो इस वजह से क्या हुआ, ज़्यादातर लोग कहाँ पर आ गए? गाँव छोड़कर सिटीज़ में आ गए। आज भी अगर आप देखो तो जो अभी प्रॉब्लम्स है हाई वर्किंग आवर्स की, लो वेजेस की। लो वेजेस मैं आपको कितनी ही बार समझा चुका हूँ। लो वेजेस मतलब कि जितने डिसाइड किया गया है वेज मतलब होता है जो आप डेली काम करते हो उसके हिसाब से आपको पैसे मिलना, वो ना मिले तो दैट विल बी लो वेज। अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सैनिटेशन, आज भी प्रॉब्लम्स हैं और उस टाइम पर भी थे। देखो यहाँ पर लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वही है कि अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे, ऑब्वियसली सबको काम नहीं दिया जा सकता फैक्ट्रीज में, तो जो रेस्ट रह जाएगा उसको आप क्या बोलोगे? अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट आता है हाउसिंग की। इतना सारे लोग अगर शहरों में आएंगे तो उनको रखेंगे कहाँ पर? उनके रहने की फैसिलिटी नहीं होगी। फिर वो क्या करते हैं, जो आपकी जो स्लम्स होते हैं, झुग्गी वगैरह होती हैं, वैसे बना के रहने लग जाते हैं। और वहाँ पे मेन प्रॉब्लम किसकी आती है? सैनिटेशन की। साफ़ सुथरी जगह नहीं मिलती रहने के लिए, दैट विल बी द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन। और ये आज भी आप देख सकते हो बॉम्बे में या फिर दिल्ली में या फिर आप किसी भी बड़ी सिटी में अगर आप जाते हो, आपको दिख जाएगी वहाँ की फैक्ट्रीज़ के आसपास में, या फिर एक सोसाइटी या फिर एक कॉलोनी आपको ज़रूर वहाँ पे ऐसे मिलेगी जो कि स्लम है। और उसका मेन रीज़न क्या है? अर्बनाइजेशन। द लिबरल्स एंड रेडिकल्स वर द ओनर ऑफ दिस एंड द एम्प्लॉयर्स ऑल्सो। देखो लिबरल्स का मतलब होता है उदारवादी लोग जो सबको इक्वल मान के चलते थे, और जो रेडिकल चेंज ना चाहते थे। अब देखो इसमें लिबरल्स और रेडिकल साथ में लिखा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट अपोजिट मीनिंग होता है दोनों का। दोनों चेंज चाहते हैं, लेकिन लिबरल्स की स्पीड मतलब वो चाहते थे थोड़ा ग्रेजुअल चेंज आए, स्पीड कम, और रेडिकल्स मतलब काफ़ी फास्ट वो चेंज चाहते थे। लेकिन फिर भी अभी उनका सोचना सेम था कि हम क्या चाहते हैं, जो मोनार्की चल रही है या फिर जो कैपिटलिज्म चल रहा है उसको क्या किया जाए? फिनिश किया जाए। दे वॉन्टेड द वर्क फोर्स टू बी हेल्थी एंड एजुकेटेड। वर्क फोर्स का मतलब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, दैट विल बी द वर्क फोर्स। और वो क्या चाहते थे कि इसको फिनिश किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। साथ ही में वो क्या चाहते थे कि वर्कर जो हैं वहाँ के वो हेल्थी हो और साथ में क्या हो? एजुकेटेड हो। ऑब्वियसली अगर आपके जो वर्कर्स हैं हेल्थी होंगे और एजुकेटेड होंगे, आपको प्रॉफिट उससे ज़्यादा ही मिलेगा। दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी हम पहले भी देख चुके हैं कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कि आप अगर राजा के बेटे हो तो आप क्या बनोगे? अगले राजा। और यही इसी का अपोज करते थे कौन? जो सोशलिस्ट थे, या फिर फिलहाल के लिए जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे। मैनी पीपल हु वांटेड चेंजेस सपोर्ट देयर आर्ग्यूमेंट्स। और इन लोगों का आर्ग्यूमेंट किसने सपोर्ट करा है? जो भी लोग चेंज चाहते थे फ्रांस में। और इसी के साथ यूरोप में क्या होता है? 1815 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, और जितनी भी मोनार्की चल रही थी, देखो यहाँ पे लिखा है रूलिंग मोनार्की, यहाँ पे वर्ड लिखा है रूलिंग, तो रूलिंग का मतलब होता है जो भी यहाँ पे रूल कर रहा है, फिर वहाँ पे राज कर रहा है। और मोनार्की हम पहले ही देख चुके हैं। इन सबको रिवॉल्यूशन से हटा दिया जाता है। और आपको याद हो तो नेपोलियन बोनापार्ट भी इसी टाइम पे हटाया गया था। कहाँ से? फ्रांस से।
रेवोल्यूशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं? फ्रांस में होते हैं, इटली में होता है, कहाँ पे? जर्मनी और रशिया में। रशिया आई होप आपको पता होगा सिर्फ एशिया नहीं बल्कि यूरोप का भी पार्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोशलिज्म फिनिश होता है, ध्यान रखना सोशलिज्म फिनिश होता है, इसके बाद हमें रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज आपका जो टास्क है, आपको मुझे वो एग्जैक्ट ईयर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है जब नेपोलियन बोनापार्ट को डिक्टेट से हटाया गया था। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको आपकी अटेंडेंस इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में शो करनी है। ये बात मैं आपको डेली नहीं बोलूँगा, जैसे ही आप वीडियो देखने तक आते हो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका थंब विथ योर नेम शो ज़रूर करना है। ओके, सो थैंक यू।